देखो ये हमारा लास्ट मॉड्यूल रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो अति उत्साहपूर्वक इसको विदा करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। देखो 2013 में एक पॉलिसी लेके आई थी सरकार। कौन सा सरकार होगी बताओ? यूपीए का सेकेंड वाला, जो अब जाने वाला है। अन्ना हजारे सब दे दिया चुनौती, सुबह दिया था ना अन्ना हजारे चुनौती, इसका असर पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2030 लाया गया था, हाँ, मनमोहन जी के टेन्योर में। हम चाहते थे कि हमारा जो भारत बेस्ट बन के निकले, ठीक है, साइंस में। अब साइंस में कितना हमारा हाथ टाइट है तुम लोग को पता ही है। कुछ भी बात कर देगा तो बोला राम जी ने बनाया है, साइंस थोड़ी बनाया है। जब इस तरह का माइंड सेट रहेगा तो कहाँ से साइंटिफिक टेम्परामेंट का फिर बात होगा। हम अभी भी बहुत ही इलॉजिकल इंसान हैं इंडियंस, है कि नहीं बताओ तो? अभी भी हम लोग जो बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म पे जो बात होता है, साइंस एग्जीबिशन होता है, वहाँ पे भी दुनिया भर का फालतू फालतू बात करके चले आते हैं। बताए थे ना पुष्पक विमान वाला तुम लोग को? रमेश पोखरियाल क्या बोल दिए थे साइंस कांग्रेस में? तो ये थोड़ा गड़बड़ चीज़ है। इसलिए स्टूडेंट चीज़ों को समझते हुए उस समय ये पॉलिसी लाया गया था, टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक पावर्स बाय 2020, जो हो ना सका, ठीक है। 2013 में ये लाया गया पॉलिसी कि ताकि 2020 तक हम दुनिया में बेहतरीन, हमारा रैंक कम से कम 5वां रैंक होना चाहिए साइंटिफिक पावर में। समझ रहे हो ना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ खर्चे नहीं है, तुम बनाएगा ग्लोबल पावर, ऐसे थोड़ी होता है। 2020 तक, और बहुत रीजन की वजह से ये नहीं हो पाया है। एक रीजन कोविड-19 भी है ना, और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होने चाहिए लोग के अंदर वो मिसिंग है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। देखो हमारा संस्था ऐसा नहीं कि वीक है, ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा है भारत में। इसको ढंग से यदि टैप किया जाए ना, ढंग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर का यदि पार्टिसिपेशन बहुत तगड़े तरीके से हो, यदि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यहाँ पे उल्लंघन ना हो इस कंट्री में, तो हो सकता है। इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में होता है ना। हाँ, अब जैसे यहाँ पे इसरो बोलते हो, बताओ तो कौन प्राइवेट एजेंसी है यहाँ पे? और वहाँ एलन मस्क का अपना ही प्राइवेट एजेंसी है कि नहीं, स्पेस एक्स। बताओ वहाँ पे स्पेस एक्स तुम्हारा इसरो और नासा काम करता है, उससे भी बेहतर काम करता है। तो प्राइवेट एजेंसी कहाँ तक गया बताओ स्पेस में? तो इंडिया में भी ये इकोसिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है स्टूडेंट। तो यहाँ समझो, हम जो बोले नहीं हो पाया 2020 तक, तो इसमें क्या की फीचर क्या था? ये मेंस के लिए बेहतरीन मॉड्यूल है। ये देखो आखिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2013 में क्या लिखा गया था? नंबर 1 कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना। वही बोल रहे हैं, क्या होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब? लॉजिकल, साइंस को बढ़ावा देना। यानी कि आम बात में भी बोल लो कि अच्छा गिर गए, फ्रिक्शन था, अच्छा ग्रेविटी खींच लिया, इस तरह। अब ऐसा नहीं कि ग्रह खराब था इसलिए गिर गया, ये नहीं, शनिदेव का कृपा था, ये नहीं। तो वो फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा, वो आप टू मच कल्चर्ड हो जाओगे। तो ठीक है, टेम्परामेंट डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना पीपल के बीच। और हाँ, लोगों को ये देना, लोगों को ये अवेयर करना कि देखिए साइंस में भी करियर है। नहीं तो लोगों को लगता है हमारा बेटा साइंटिस्ट बनकर करेगा क्या, बेवकूफ़ बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, वो कल्चर ही नहीं है। बात समझो ना। जैसे देखो भारत सरकार प्रमोट करने के लिए जूनियर साइंटिस्ट लोग लेके आते हैं, मोटा मोटा बच्चा लोग जूनियर साइंटिस्ट बनता है, बताए थे ना। हाँ, और फिर अलग होगा वो उसका सोच ही अलग होगा, उससे बात करो ना तुम, वो ऐसा बात करेगा तुमसे, लगेगा सच में साइंटिस्ट तो है ये, बहुत डिफरेंट। हाँ, हमारा इंटरेक्शन हुआ था एक बार, हद मोटा लड़का, ठीक है, जो वो मतलब उसको तुम देख रहा है, वो देख रहा है कहीं और पे, बोल रहा है इधर, ये वाला एंगल है। तो भविष्य में वो साइंटिस्ट ही बनेगा, वो तो समझ में आ ही जाता है, वो अपना एक दूर में रहेगा। तो बिल्कुल ऐसा कैरियर तैयार करना, रिसर्च और इनोवेटिव अट्रैक्टिव इनफ फॉर द टैलेंटेड एंड ब्राइट माइंड्स, यानी कि जो सक्षम है, मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उसको अट्रैक्ट करना ऐसे कैरियर में कि आप भी रिसर्च करो, आप भी इनोवेशन करो, ठीक है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जरूरी है कि नहीं है बताओ? तो कंट्री को आगे बढ़ना है तो रिसर्च, बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। बेहतर होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलप, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, समझे। ग्लोबल लीडरशिप, यानी कि बहुत सारा साइंस, देखो साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर का है कि नहीं है बताओ तो? सेमीकंडक्टर है, इसमें बेस्ट हमारा जो क्षमता बनता है उसको हम पकड़े और उसमें एक्सेल करें, ताकि दुनिया भी हमसे खरीदे कोई चीज़।
दुनिया भी हमारा नाम ले। जैसे इसरो का नाम है कि नहीं है दुनिया में? हाँ, इसरो कितना कुछ किया है बताओ कंट्री के लिए। हम दूसरा का सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, बताओ फ्रांस का सैटेलाइट छोड़ रहे हैं हम लोग। तो जो अक्लेम है इसरो का स्पेस में, बिल्कुल बाकी जगह पे भी होना चाहिए ये, समझे। लिंकिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम विद इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एजेंडा एंड कंबाइनिंग प्रायोरिटीज ऑफ एक्सीलेंस एंड रेलेवेंस। कहने का मतलब क्या है कि जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट, इसका जो फल है ना वो इंक्लूसिव होना चाहिए, सब लोग को पहुंचना चाहिए। जैसे जब लाइब्रेरी में कोई चीज़ होता है, लेबोरेटरी में कोई काम होता है, तो वो फिर इंडस्ट्री को दिया जाता है ना, ताकि इंडस्ट्री उसी का बेनिफिट उठाए, और जितना सामान का दाम कम होगा उतना लोगों को फायदा होगा। तो यस, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो भी बेनिफिट हुआ वो इंक्लूसिव होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, सबको, क्योंकि हमारा एजेंडा तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ही है, सबको लेके चले। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 गोल है तुम्हारा, उसमें भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट आता है स्टूडेंट, समझ गए ना। और देखो, क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन तगड़ा हो। देखो तुम लोग जानते हो स्टूडेंट, कई बार मैं 1000 बार क्लास में बोल चुका है, एडिटोरियल्स में भी, हमारे भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना होता है बताओ? 0.9% ऑफ जीडीपी, याद है ठीक से? 0.9% है, उसमें भी तुम्हारा स्टेट का ज़्यादा है। पब्लिक का जो तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन तुम्हारा 0.6 के आसपास होगा। एक्चुअली में प्राइवेट कुछ करता ही नहीं है, प्राइवेट आता ही नहीं है। तो कैसे हम इन्वायरमेंट बनाएं ताकि प्राइवेट प्लेयर भी क्या करे, तुम्हारा रिसर्च डेवलपमेंट में अपना पार्टिसिपेशन करे, हेल्प करे, उसको और बढ़ने में काम करे, समझ गए ना। और हमें कोशिश करना है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो भी आउटपुट आया है, जो भी रिजल्ट निकल के आया है, वो कैसे हम उसका कमर्शियल यूज़ करें, क्योंकि बहुत तगड़ा बन के आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जो भी रिजल्ट आया है उसको कमर्शियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल क्यों? क्योंकि कमर्शियल लेवल पे उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल बढ़ेगा ना तेजी से। सैनिटरी पैड का क्या हुआ नीचे तमिलनाडु में, है ना। नैनो यूरिया का क्या हुआ ना, गजब चीज़ हुआ ना। नैनो यूरिया से पूरा भारत में एक पॉजिटिव मैसेज गया कि नहीं गया? बिल्कुल उस तरह हमें काम करना होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना होगा, स्पेशली हाई रिस्क इनोवेशन। अब वो होता क्या है, कई प्राइवेट प्लेयर, यहाँ बढ़िया सुनो, आइए लास्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं दोगे। अच्छे से यहाँ पे देखो, ये पॉलिसी है, पॉलिसी पूछता है, मैं प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, मेंस में जरा पूछने का चांस रहता है। देखो यहाँ पे जैसे हाई रिस्क इनोवेशन होता है। हाई रिस्क इनोवेशन मतलब क्या कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाएंगे हो सकता है वो कुछ आउटपुट ना निकले, डर रहेगा। तो जब ऐसा डर रहेगा तो प्राइवेट प्लेयर आगे आएगा ही नहीं। मान लो कि अभी इमर्जिंग है, जैसे लेट्स से नैनो टेक्नोलॉजी, और नैनो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ब्राइट है, तो प्राइवेट प्लेयर सोचेगा कि इतना पैसा, ह्यूज पैसा लगता है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो प्राइवेट प्लेयर आएगा नहीं, उसको डर लगेगा कि क्या रिजल्ट सही नहीं आएगा तो हमारा पैसा पूरा खत्म हो गया, बर्बाद हो जाएगा। तो यदि भारत सरकार आए, बोले कि बाबू तुम करो ना, हम है ना PLI देंगे तुमको, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव देंगे तुमको, काहे नहीं आएगा आगे। तो उन लोगों को बूस्ट करना, उन लोगों को इनकरेज करना, समझे, सपोर्ट करना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली हाई रिस्क इनोवेशंस में। फोस्टरिंग रिसोर्स ऑप्टिमाइज कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन। कहने का मतलब क्या कि यस, आप बेहतरीन इनोवेशन करो और उस इनोवेशन से यदि कॉस्ट बेटर हो, यानी कि मान लो कि कोई ऐसा इनोवेशन हुआ जिसके वजह से सामान बहुत सस्ता हो गया आपका, तो भला है ऐसा इनोवेशन का, कितना लोग को फायदा होगा बताओ। तो जैसे बेडाकुलिन, देखो बेडाकुलिन का मामला चल रहा था टीबी पेशेंट्स के लिए, अब चलो उसका खत्म हो जाएगा जुलाई, वो जॉनसन एंड जॉनसन अभी क्लेम छोड़ देगा, अब क्या करेगा वो। मान लो कि भारत में, चलो अब ये तो हो गया, भारत में कोई एक आए तुम्हारा XYZ मैन्युफैक्चरर्स और बोले कि हम हद इनोवेशन किए हैं, हम हद रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए हैं, और अब हम 5 रुपया में एक टैबलेट टीबी का हम पहुंचाना चाहेंगे लोग को, कितना भला होगा, हद भला हो जाएगा ना। तो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशंस, क्योंकि इनोवेशन का मतलब ये नहीं कि करोड़ों करोड़ों खाली लगे और जब आप ले रहे हो तो कमा रहे हो तो लोग से बहुत खींच रहे हो पैसा, ऐसा नहीं। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। क्रिएटिंग अ मैकेनिज्म वेयर इनोवेशंस एंड रेस्पेक्टेड एंड अवार्डेड, सही बात है कि नहीं बताओ। तो ऐसा वातावरण क्रिएट करो, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जहां पे इनोवेशन को सम्मान मिले, इनोवेशन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिले। अब ऐसा नहीं कि कोई बनाया और बोल रहा है कि हम बनाए हैं, नो। तो हमारा कंट्री में बहुत तेजी से आ जाएगा। हद तो तब हो जाता है स्टूडेंट जब रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गीतांजलि को उसका अपना भाई क्लेम कर देता है कि हम लिखे थे। तो सोचो, पता है तुम लोग को ये बात? तो फिर हाँ, ये हुआ था। हाँ, तो तभी भी हुआ जब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन थे?
फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, जब वो अपना एक रिसर्च पेपर लेके आए थे, अब बोले थे हम बनाए, जबकि उनका स्टूडेंट बनाया था। स्टूडेंट लड़ा है उस चीज़ के लिए। मैं इस चीज़ को किसी को लीक होने नहीं दिया। क्यों? प्रेसिडेंट रहे हैं वो। मैं इसका मतलब ये नहीं कि वो रिसर्चर नहीं थे, बहुत बड़े रिसर्चर थे वो। उनका लिखा हुआ किताब दूसरे कंट्री में भी चलता था। अभी तक का सबसे पढ़ा लिखा आदमी है वो अब्दुल कलाम से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो, राधाकृष्णन सरपाली, जो टीचर रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं। तो देखो वहाँ पे भी हुआ कि नहीं हुआ। यस, हमें इनोवेशन का, हमें रिसर्च का सम्मान करना होगा, रिवार्ड देना होगा उसके लिए। क्रिएटिंग अ रोबस्ट नेशनल इनोवेशन सिस्टम, यस, एक बेहतरीन सिस्टम बनाना होगा हमें, जहाँ पे लोग सब पार्टिसिपेट करें, खाली इनोवेशन का बात करें, समझे। आगे देखो, रेजिंग, देखो अब यही बोल रहे ना कि अभी देखो लगभग वही 0.9 बोल रहे थे, वही अभी लगभग 1% है जीडीपी का, उसको बढ़ा के 2% करना होगा हमें। और उतना ही नहीं, हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन करवाना होगा, यानी कि प्राइवेट प्लेयर को अट्रैक्ट करवाना होगा। आइए आप करिए, क्योंकि अभी भी 1% यानी कि 0.9% ऑफ जीडीपी जो खर्च जाता है, उसमें ज़्यादातर तुम्हारा पब्लिक फंडिंग ही है, यानी कि सरकार का ही तुम्हारा पैसा लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। देखो प्राइवेट प्लेयर क्यों, इतना प्राइवेट प्लेयर पर क्यों जोर दिया जा रहा है? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर इनोवेशन लाता है। प्राइवेट प्लेयर जो वर्ल्ड का बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको लेके आ गया। देखते नहीं हो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना प्राइवेट अडानी को दिया गया है, अंबानी को दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये लोग बेस्ट टेक्नोलॉजी को बाहर से लाएगा, इसलिए प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हर जगह। स्टूडेंट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फुल टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सन इन इंडिया बाय एटलीस्ट 66%। अब इस पॉलिसी में क्या बोला गया था? कम से कम आने वाले 5 साल में जो अभी जितने स्ट्रेंथ है उसके कंपेयर में 66% बढ़ाएंगे, यानी कि अभी 100 है तो कम से कम 166 बनाएंगे। वह हो नहीं सका, ये फेल हो गया है, समझे। बट जो पॉलिसी था उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। यदि ये पास होता तो अभी हम बहुत कुछ आगे कर लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत पीछे नहीं है, ट्रस्ट में। इसरो किया है, डीआरडीओ किया है, मुबारक है उसको। सीएसआर किया है, उसको भी मुबारक है। सीरम इंस्टीट्यूट किया, वो भी मुबारक है। मगर जिस लेवल पे इकोसिस्टम होना चाहिए वो इकोसिस्टम अभी भी मिसिंग है। स्टूडेंट, आईआईटी का बात करते हो तुम, आईआईटी में जाओ, देखो जा इंफ्रास्ट्रक्चर, एमआईटी से कंपेयर करो, क्या मैच करेगा? वो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। इसलिए हमारा आईआईटी 100 में भी रैंक में नहीं आता है। हमारा आईआईटी 100 रैंक में भी मैच नहीं करता है। स्टूडेंट, तो कमी है, समझे। इंक्रीजिंग एसेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ इनोवेशंस स्पेशली फॉर वुमेन, डिफरेंटली एबल एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ऐसा इनोवेशन क्या काम का जिसको आप अफोर्ड ही ना कर सको? जैसे मान लो कि एक गजब का इनोवेशन हुआ, लेट से एसी भी एक अपने आप में गजब इनोवेशन है, मगर क्या हर आदमी सक्षम है उसको खरीदने में? नहीं है। ऐसा इनोवेशन क्या काम का? इनोवेशन तो ऐसा करो ना कि हर लोग खरीद सके, अफोर्ड कर सके, जो दिव्यांग लोग है उसको भी खरीद सके। यानी कि आपके इनोवेशन से इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, इंक्लूसिव ग्रोथ होना जरूरी है। यही होता है। आप कोई चीज़ बहुत महंगा बना दियो तो फिर अमीरी आदमी खरीदेगा ना उसको। अगर ज़्यादातर तो गरीबी आदमी हमारे कंट्री में, हाँ ज़्यादातर गरीबी है। अभी भी हम देखेंगे आंकड़ा तो गरीब बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में। और देखो मिडिल क्लास कुछ होता नहीं है स्टूडेंट, लिटरली। यदि कोई ऑप्शनल पढ़ोगे ना तो तुम लोग को पता चलेगा कि वो रिझाने के लिए, गरीब लोग को रिझाने के लिए मिडिल क्लास का वो टर्म दिया गया है। और मिडिल क्लास वाले लोग भी खुश हो जाता है सोच के, चलो गरीब तो नहीं है, मिडिल क्लास में है। सब गरीबी है, इंक्लूडिंग मी टू। सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब तुमको लगेगा, जाकर आइडियोलॉजी पढ़ो ना, तुम जाकर पढ़ो, यूरोप का हिस्ट्री पढ़ो, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। यस, चल जा। कौन सा क्लास? अब उतना से भी नहीं रहा आदमी को। मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरी है। अब जस्ट बीपीएल, जो बीपीएल से थोड़ा ऊपर होगा उसका क्या स्थिति होगा बताओ जरा। एक दिन बुखार लगा, वो बीपीएल में चला गया। उसी के लिए भारत सरकार 60, देखो सोचो आखिर क्या जरूरत है कि पीडीएस इतना पहुंचाना? क्योंकि भारत सरकार को पता है कि हमारा नागरिक गरीब है बेचारा, पता है उसको। यही कारण, इसी कारण से तुम्हारा 2/3 पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है पीडीएस का। और हद तो तब हो गया, लगभग 80 से 85 तुम्हारा कोविड टाइम में किया गया। यहाँ तो अमीर आदमी भी कोविड-19 में वो तुम्हारा पीडीएस चावल खा रहा था। क्या करेगा, वो भी बहुत है उसके लिए। देखो यहाँ पे तो मैनी मैकेनिज्म आर इन्फोसाइज टू बी, देखो क्या आखिर ये पॉलिसी जो लाया गया है इसका एस्पिरेशन क्या है, किस शर्त लाया गया, क्या सोच के लाया गया है?
तो मैनी मैकेनिज्म्स आर इन्फोसाइज टू बी डिप्लॉयड टू रियलाइज द पॉलिसी एस्पिरेशन, यानी कि बहुत सारी चीज़ किए गए हैं ताकि जो हम चाहते हैं वो हम पा सकें। क्या क्या चीज़? कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी होना चाहिए। कौन सा? PPP मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि सरकार और प्राइवेट दोनों साथ में आकर काम कर सके। ठीक है, विद द प्रोविजन फॉर को शेयरिंग IPR जनरेटेड अंडर PPP। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है। सोचो, अब यहाँ पे समझो तुम लोग, यहाँ पे देखो, प्राइवेट प्लेयर के पास कमी क्या है? बुद्धि है, मेहनत है। जरूरी नहीं कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना पैसा लगता है जरूरी नहीं कि उतना होगा उसके पास, क्योंकि कई बार तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ढेर सारा पैसा खर्च होता है। समझ रहे हो ना? सरकार क्या है? सरकार बोलेगी ठीक है पैसा ले लो, सरकार पैसा दे देगी उसको, बोलेगी और चाहिए और लो, करो, दम भर रिसर्च करो। रिसर्च कर लिया, कुछ अनोखा चीज़ डाल दिया। अब उस समय यदि अनोखा चीज़ लाया उसने, तो वो क्या कर रहा है? लेट से वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर, क्योंकि IPR का तो इसका ही होगा, आदमी मेहनत किया है, पैसा किसका लगा है? सरकार का। तो उस समय मान लो कि वो कंपनी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कंपनी क्या कर रहा है? अपना सामान बहुत महंगा रिलीज कर रहा है, तो सरकार आएगी ना बोलने के लिए कि बाबू कैसे, पैसा तो हम तुमको दिए थे। तो उस समय सरकार क्या कर सकती है? उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अपने हाथ में ले सकती है और दूसरे फार्म को भी दे सकती है, बोलेगी बाबू तुम भी बनाओ और सस्ता में बेचो, ताकि लोग का फायदा होगा। तो इस तरह का समझौता होता है। नहीं तो फिर दूसरा भी केस है कि जहाँ पे कोई XYZ प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट जो भी है प्लेयर, वो आया और उसने गजब का रिसर्च किया और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बना वहाँ से, तो उसका जो बेनिफिट होगा सरकार भी उठाएगा, ये भी उठाएगा। शर्त ये हो कि उसका जो सामान हो वो एसेसेबल हो, लोग खरीद सके, अफोर्डेबल हो। समझ में आ गया? दोनों ही केस हो सकता है। तो वही चीज़ बताया गया है कि प्रोमोटिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज इन PPP मोड विथ प्रोविजंस फॉर को शेयरिंग IPR जनरेटेड अंडर PPP। समझ गए ना? IPR जो होगा इस तरह। परमिटिंग मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या होता है मल्टी स्टेक होल्डर्स? मल्टी स्टेक होल्डर का मतलब है स्टूडेंट, केवल सरकारी नहीं, केवल प्राइवेट प्लेयर ही नहीं, इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट भी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को तुम नहीं डालोगे तो कैसे काम चलेगा फिर? देखो अभी तुम खुद देखो ना, हमारा जो मिशन गंगा जो हुआ था, गंगा को साफ करने के लिए जो आया था, कौन सा है? नमामि गंगे। IIT कानपुर को दिया गया कि नहीं दिया गया साफ करने के लिए? तो फिर ऐसे बहुत सारे इंडिया में सुपर कंप्यूटर बना है जहाँ पे IIT अपना डायरेक्ट काम किया है। यस, हमें अपना बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यूज़ करना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे कल इंसैकॉग जेनोम सीक्वेंसिंग, उसमें कंसोर्टियम बना कि नहीं बना? यस, ये होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, खाली सरकार, खाली प्राइवेट नहीं, इंडस्ट्री, एकेडमिया, सभी लोग। ट्रीटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर एट पार विद द पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर एवेलिंग पब्लिक फंड्स एंड स्टेबलाइजिंग साउंड मैकेनिज्म ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग। देखो अब ये बहुत अच्छा बात कर रहा है। देखो आमतौर पे क्या होता है, सरकार भी रिसर्च कर सकती है, सरकार का अपना ऑर्गेनाइजेशन भी रिसर्च कर सकता है, आप प्राइवेट प्लेयर भी कर सकता है। यदि सरकार का अपना ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है तो सरकार बोलेगी कि बाबू और चाहिए, ले लो पैसा और करो। मगर सरकार यदि कोई प्राइवेट प्लेयर कर रहा है तो सरकार उसको नहीं देती है, बोलते इसको क्यों दे, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बट सरकार को यहाँ पे समझना होगा, सरकार को यहाँ दे रही है, सरकार को प्राइवेट प्लेयर को भी देना होगा, ताकि आखिर जो भी करेगा तो उसका पूरा इकोनॉमी पे रोल होगा ना, सब जगह रोल होगा। एक कोई भी प्राइवेट प्लेयर एक गजब का इनोवेटिव प्रोडक्ट बना दे तो सब जनता फायदा होगा, उसमें सरकार को भी फायदा होगा। तो इसलिए जब फंड रिलीज करने का बात आएगा, ग्रांट देने का बात आएगा, तो सरकार कोई पक्षपात ना करे, ये ना बोले कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को आप दीजिए। आखिर आफ्टर ऑल क्या है आपका जो ऑब्जेक्टिव है, क्या है एस्पिरेशन आपका है? इनोवेशन लाना, और वो इनोवेशन क्या होना चाहिए? अफोर्डेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए टू द जनरल पब्लिक। समझ गए ना स्टूडेंट? वही चीज़ लिखा गया वहाँ पे। और यहाँ पे देखो, मॉडिफाइंग IPR पॉलिसी टू प्रोवाइड फॉर मार्च इन राइट्स फॉर सोशल गुड व्हेन सपोर्टेड बाय पब्लिक फंड्स। वही जो मैंने कहा है तुमको, अभी थोड़ी देर में पढ़ोगे, ये लास्ट ही पेज है। इसके बाद ऐसा IPR पॉलिसी होना चाहिए कि जो आपको मार्च इन राइट्स दे। मार्च इन राइट्स का मतलब यही है स्टूडेंट, जो अभी तुम लोग को एग्जाम्पल दिए हैं हम। क्या एग्जाम्पल दिए कि एक्स कंपनी यदि पब्लिक फंड से पैसा लेके कोई इनोवेट कर रहा है, कोई भी चीज़ इनोवेशन कर रहा है, और बाद में वो सामान बहुत महंगा बेच रहा है, तो सरकार क्या करेगी? बोलेगी बाबू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लाओ, इधर लाओ, हम दूसरे को दे रहे हैं।
दैट्स कॉल्ड मार्च इन राइट्स। और इसलिए किया जाता है ताकि सोशल गुड हो सके, ज़्यादा लोग का भला हो सके, समझे। एंड क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर शेयरिंग ऑफ आईपीआर बिटवीन द इन्वेंटर और इन्वेस्टर। इसलिए जो आईपीआर होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होगा, वो दोनों का अधिकार होगा। क्यों? आखिर हमारे फंड से तुम किए हो, तुम भले ही इन्वेंटर हो, इन्वेस्टर तो हम थे, तो आईपीआर दोनों में शेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो इन्वेंटर हो वो बोले कि नहीं हमने काम किया। अरे भाई तुम काम किए हो तो हमारे पैसे से काम किए हो ना, आपको देना होगा। और यहाँ पे जो पैसा फंड कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, तो सरकार को पूरा राइट है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है। वही चीज़ यहाँ पे लास्ट पेज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। देखो मार्च इन राइट्स, कितना टाइम हुआ? देखो सही समय पे चल रहा है। देखो दिस राइट्स गिव द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा अधिकार देता है, समझे, टू ग्रांट अदर एंटिटीज, यानी कि दूसरे एंटिटीज को भी वो लाइसेंस दे सकता है या फिर खुद को भी लाइसेंस दे सकता है, यदि जिसको भी उसने मदद किया, जो भी प्राइवेट प्लेयर को मदद किया और वो कुछ इनोवेशन किया और बाद में वो टेढ़ा बतिया रहा है, फिर ठीक है नहीं देंगे, सामान महंगाई बिकेगा, तो उसका लिया जा सकता है, समझे। इफ द गवर्नमेंट एडेड द ओनर ऑफ द पेटेंट विथ फंडिंग, समझ गए ना। जो अभी पेटेंट बोल रहा है कि हम ओनर है इस पेटेंट का और उसको बहुत फंडिंग दिया है सरकार ने, तो उसका आईपीआर ले सकता है वो और दूसरे को लाइसेंस दे सकता है या खुद को भी लाइसेंस दे सकता है और खुद भी बना सकता है वो प्रोडक्ट। दिस अलाउज द गवर्नमेंट टू ग्रांट ए लाइसेंस टू इवन द पेटेंट ओनर कंपिटिटर, यानी कि वो दूसरे को भी दे सकता है जो उसी तरह का सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा हो, उसको भी दे सकता है वो, जब सरकार को ऐसा जरूरत पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, सरकार कभी भी मोनोपोली होने नहीं देगी कोई भी चीज़ में। सरकार कह दी इतना, आखिर देखो ये बताओ तुम लोग यहाँ पे देखो, आखिर सरकार जो पैसा दे रही है किसका पैसा है? पब्लिक फंड है ना। पब्लिक फंड कहाँ से आया है? पब्लिक टैक्स से। जब पब्लिक टैक्स से इनोवेशन हो रहा है तो पब्लिक को फायदा होना चाहिए ना, यही है एंगल। दैट्स इट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी।